ओजोन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं डीडी व्यास। आज के लेक्चर में बात करने वाले अपने दुग्ध विज्ञान, दुग्ध विज्ञान मिल्क साइंस की बात करेंगे। इसमें इस लेक्चर में से 101% आपके क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि इसमें अपन दुग्ध की बात करेंगे। दुग्ध का संगठन क्या है, पनीर का संगठन क्या है, दही का संगठन क्या है, घी का संगठन क्या है, तो इन सभी की बात अपन किस लेक्चर में करेंगे, इसी लेक्चर में बात करेंगे। चलो अगर दुग्ध विज्ञान की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि इससे संबंधित क्रांति कौन सी है भाई। तो क्रांति का ध्यान रखना, कौन सी क्रांति होगी, श्वेत क्रांति। कौन सी क्रांति भाई, श्वेत क्रांति। ध्यान रखना, इसे अपन क्या बोलते हैं, सफेद क्रांति। क्या बोलते हैं भाई, सफेद क्रांति। इसे अपन क्या बोल सकते हैं, उजली क्रांति। क्या बोल सकते हैं, उजली क्रांति। क्लियर बात। ध्यान रखना, ये क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 1970 में। और इस क्रांति के जनक कौन थे भाई, वर्गीज कुरियन। कौन थे भाई, वर्गीज कुरियन। ध्यान रखना, कौन सी क्रांति के, श्वेत क्रांति के। इसी क्रांति का एक अन्य नाम अपने क्या रखा था, ऑपरेशन फ्लड। क्या रखा था, ऑपरेशन फ्लड। अब बात करें इसे संबंधित संस्थान की, जो पूछता है डेयरी से संबंधित संस्थान, एनडीआरआई और एनडीडी, ये दोनों का ध्यान रखना है। अगर एनडीआरआई की फुल फॉर्म की बात करें, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ध्यान रखना कहाँ पे है भाई, करनाल हरियाणा में। कहाँ पे है, करनाल हरियाणा में। और स्थापना कब हुई थी, 1955 में। अब ध्यान रखना, थोड़ा सा कंफ्यूज वाला बात करता हूं आपको। ये जो एनडीआरआई, इसकी स्थापना 1923 में कहां पे हो गई थी, बेंगलोर में। कहां पे हो गई थी भाई, 1923 में बेंगलोर में। समझ गए बात को। लेकिन इसकी स्थापना करनाल हरियाणा में कब हुई, 1955 में। तो कंपटीशन एग्जाम में अगर इसका स्थापना वर्ष पूछे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, बताना केवल क्या आपको 1955। 1923 को आप भूल जाइए, ठीक है। क्योंकि आजकल ये जो युवा लेखक है वो सारे कहीं ना कहीं बुकों के अंदर 1923 भी दे रखा है। तो ध्यान रखना, स्थापना हुई 1923 में थी, लेकिन एक पर्टिकुलर अलग से कि इसको डिपार्टमेंट नहीं बनाया गया था। जैसे बात करें एसकेएन की बात करें, यूनिवर्सिटी कब बनी, यूनिवर्सिटी कब बनी थी, 2013 में। तो इससे पहले किसके अंडर में आ रही थी, बीकानेर के अंडर में। तो ठीक वही बात है कि जो एनडीआरआई था वो कहीं ना कहीं एक दूसरे इंस्टीट्यूट के अंडर में आ रहा था। कब, 1923 में। लेकिन इसको एक अलग से डिपार्टमेंट की, यानी अलग से इसका संस्थान कब बनाया गया, 1955 में। इसलिए अपने को इसकी स्थापना वर्ष क्या याद रखनी है भाई, 1955। अगले संस्थान की बात करें, एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ध्यान रखना, ये कहां पे है भाई, आनंद गुजरात में। कहां पे है, आनंद गुजरात। तो ये तो बात किसकी हुई है, अपने इनसे संबंधित संस्थानों। अब बात करें कि जो दुग्ध उत्पादन है, दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान किसके कंपैरिजन में, विश्व के कंपैरिजन में। तो ध्यान रखना, विश्व के कंपैरिजन में अगर दुग्ध उत्पादन की बात करें तो भारत कौन सा स्थान रखता है भाई, प्रथम स्थान। कौन सा स्थान रखता है भाई, प्रथम स्थान। और अगर अपन वही बात करें अपने राजस्थान की, तो राजस्थान अब दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है, दूसरा स्थान। ध्यान रखना, भारत में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादित करने वाला राज्य वो कौन सा होगा, यूपी। कौन सा होगा भाई, यूपी। और सेकंड पोजीशन पे कौन है, राजस्थान। सेकंड पोजीशन पे कौन है भाई, राजस्थान। चलो नेक्स्ट अपना बात करते हैं। अगली अगर अपना बात करें कि जो दूध है, इसका सफेद रंग किसके कारण होता है, इसका पीलापन किसके कारण होता है, सभी जानते हो हैं। दुग्ध की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं दुग्ध की परिभाषा की। दुग्ध कहते किसे हैं। अगर दोस्तों परिभाषा की बात करें तो परिभाषा ये होती है कि वत्स जनन के, वत्स जनन का मतलब होता है नवजात शिशु। वत्स जनन के 15 दिन पूर्व, वत्स जनन के 15 दिन पूर्व व 5 दिन बाद, समझ रहे हो बात को, वत्स जनन के 15 दिन पूर्व व 5 दिन बाद जो स्वस्थ और जो लैक्टियल शरण होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, दूध कहते हैं। समझो इसे, 5 दिन बाद क्यों कहा है, जैसे आज नवजात शिशु का जन्म हो गया तो जन्म होते क्या मिलता है, कीस मिलता है या कोलेस्ट्रॉल मिलता है। 5 दिन बाद में किसका स्त्राव होने लगता है, दूध का। तो 5 दिन वाली केमिस्ट्री आपको समझ में आ गई। अब बात करें 15 दिन पूर्व की, तो अपने पहले वाले लेक्चर में एक पढ़ा था सूखा पीरियड, ड्राई पीरियड। तो जो गाय और भैंस है उसका कितना ड्राई पीरियड होता है, 60 दिन का। तो यानी अपन क्या करते हैं कि जो मादा पशु है उसमें जो दुग्ध ग्रंथियां हैं
उनसे दूध आना कब बंद हो जाता है? उनके ब्याने के 15 दिन पूर्व। 15 दिन पूर्व जो शरण आ रहा है, यानी ब्याने के 5 दिन के बाद से लेके अगली बार वो ब्याएगी, उसके 15 दिन पूर्व तक जो लैक्टियल शरण आ रहा, उसे अपन क्या बोल रहे हैं? दुग्ध बोल रहे हैं। बात करें दुग्ध के अवयव की, किसकी बात करें भाई? दुग्ध के अवयव की। तो ध्यान रखना, दुग्ध के अवयव मुख्यतया दो हैं, एक तो है वसा और एक है असनर, यानी जिसे अपन क्या बोलते हैं? पेट। यानी दो तरीके से बांट सकते हैं, एक तो वसा रहित ठोस पदार्थ, तो ये एसएनएफ तो क्या है भाई? वसा रहित ठोस पदार्थ, और जो फेट है वो क्या है? वसा सहित ठोस पदार्थ। क्लियर बात? बात करें अगर अपन सामान्य दूध की, कि जो सामान्य दूध है उसमें पानी कितना होता है, तो ध्यान रखना सामान्य दूध में पानी कितना होता है भाई? 75 से 89%। कितना होता है? 75 से 89%। यहाँ पे अपन ना ही तो कोई गाय के दूध का कंपैरिजन कर रहे, ना ही कोई भैंस के दूध का कंपैरिजन कर रहे, अपन केवल किसकी बात करें? केवल दूध की। तो दूध में पानी कितना होता है? 75 से 89%। आगे बात करें प्रोटीन, तो ध्यान रखना दूध में जो प्रोटीन है वो कितने प्रकार की होती है भाई? 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। लेकिन मुख्य प्रोटीन कौन सी होती है इसमें? केसिन। कौन सी होती है भाई? केसिन। यानी मुख्य प्रोटीन कौन सी हो जाएगी? केसिन। अब ध्यान रखना ये जो केसिन है वो जो दूध में जो कुल प्रोटीन पाई जाती है उसका 80% कौन सी प्रोटीन पाई जाएगी? केसिन प्रोटीन। यानी दूध की जो मुख्य प्रोटीन है वो कौन सी हो गई भाई? केसिन प्रोटीन। कौन सी हो गई? केसिन प्रोटीन। ध्यान रखना ये जो केसिन प्रोटीन है, इसी के कारण दूध का रंग क्या होता है भाई? सफेद होता है। क्या होता है? सफेद होता है। क्लियर बात? अगले अवयव की बात करें प्रोटीन के बाद में, अगला अवयव है वसा। अगला अवयव क्या है भाई? वसा है। ध्यान रखना वसा की बात करें तो सबसे अधिक परिवर्तनशील अवयव, सबसे अधिक परिवर्तनशील अवयव। परिवर्तनशील का मतलब है कि जैसे ही दूध में आप पानी डालोगे वसा की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यानी सबसे ज्यादा बदलने वाला दूध का जो मुख्य अवयव है वो कौन है भाई? वसा है। कौन है भाई? वसा है। अगर बात करें वसा में विटामिन की, इसकी बात करें कि वसा में कौन कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो ध्यान रखना मुख्यतः वसा में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन ए। कौन सी पाई जाती है? विटामिन ए। लेकिन वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। यानी वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी होगी? ए, डी, ई, के। जबकि जल घुलनशील विटामिन कौन सी है भाई? बी और सी। कौन सी है? बी और सी। वसा में घुलनशील कौन सी हो गई? ए, डी, ई, के। इनमें भी ये पूछ ले कि सबसे ज्यादा कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा कौन सी विटामिन पाई जाएगी भाई? विटामिन ए। कौन सी पाई जाएगी? विटामिन ए। ध्यान रखना दूध में जो वसा पाई जाती है वो किसके रूप में पाई जाती है? गोलिकाओं के रूप में। किसके रूप में? गोलिकाओं के रूप में, जिसे अपन क्या बोलते हैं? निलंबन या इमल्सन। क्या बोलते हैं भाई? निलंबन या इमल्सन। तो ध्यान रखना वसा किसके रूप में पाई जाएगी? निलंबन या इमल्सन के रूप में। किसके रूप में पाई जाएगी? निलंबन या इमल्सन के रूप में। उसके बाद में बात करते हैं अगला घटक है दुग्धम। अगला घटक क्या है भाई? दुग्धम, जिसे अपन क्या बोलते हैं? लैक्टोज। यानी जो दूध में जो मीठी शर्करा है वो कौन सी है भाई? लैक्टोज। यानी दूध का जो मीठापन होता है वो किसके कारण होता है? लैक्टोज के कारण होता है। ध्यान रखना है सबसे कम परिवर्तनशील अवयव, सबसे कम परिवर्तनशील अवयव कौन सा है? दुग्धम या लैक्टोज। और सबसे ज्यादा कौन सा था? वसा था। ध्यान रखना सामान्यतः जो दूध होता है उसमें कितना दुग्धम पाया जाता है? 4.5 से 4.8%। कितना पाया जाता है भाई? 4.5 से 4.8%। लेकिन ध्यान रखना गाय की जो साहिवाल नस्ल है उसमें कितना पाया जाता है भाई? 5 से 5.5%। कितना पाया जाता है? 5 से 5.5%। ध्यान रखना है कि ये जो दुग्धम या जो ये लैक्टोज है वो किसके रूप में पाया जाता है? घोल के रूप में। यानी किसके रूप में? सॉल्यूशन के रूप में। ध्यान रखना है वसा तो किसके रूप में पाई जा रही थी? इमल्सन के रूप में। लेकिन ये जो दुग्धम है वो किसके रूप में पाया जा रहा है? घोल के रूप में, यानी सॉल्यूशन के रूप में। आगे बात करते हैं अपने खनिज लवण की। अगला अवयव है अपना खनिज लवण। तो ध्यान रखना है कि जो दुग्ध है
उसमें जो खनिज लवणों की जो मात्रा है वो कितनी होती है, 0.7 से 0.9%। कितनी होती है भाई, 0.7 से 0.9%। और ध्यान रखना है जो खनिज लवण है इनमें सबसे ज्यादा कौन सा खनिज पाया जाता है, यानी दूध में पाए जाने वाला सर्वाधिक तत्व, तो ध्यान रखना है वो कौन सा है भाई, कैल्शियम व फॉस्फोरस। कौन सा है भाई, कैल्शियम व फॉस्फोरस। ये तो क्या है, सबसे अधिक। और सबसे कम या जिसे अपन बोलते अनुपस्थित, तो ध्यान रखना दूध में किसकी कमी होती है, आयरन की कमी। किसकी कमी होती है भाई, आयरन की कमी। यानी सबसे कम पाए जाने वाला खनिज लवण कौन सा है, आयरन। और सबसे अधिक पाए जाने वाला खनिज लवण कौन सा है भाई, दुग्धम। तो ये तो बात किसकी हुई, अपने दुग्ध के संगठन की, यानी उसमें कौन कौन से उसके अवयव है, कौन कौन से उसके मुख्य घटक है। अगली बात करते हैं दुग्ध में, कि दुग्ध में मिलावट का परीक्षण, यानी किसकी बात करेंगे अपने, मिलावट परीक्षण की। अगर मिलावट परीक्षण की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहली विधि है नाइट्रेट परीक्षण। कौन सी है भाई, नाइट्रेट परीक्षण। दूसरी कौन सी विधि है, आयोडीन परीक्षण। कौन सी है, आयोडीन परीक्षण। और तीसरी कौन सी विधि है, ध्यान रखना, हंसा परीक्षण। कौन सी है, हंसा परीक्षण। एक बार एग्जाम में केवल कौन सा परीक्षण पूछा हुआ है, हंसा परीक्षण। ध्यान रखना ये हंसा परीक्षण वो किसके काम में आता है, अगर बेस के दूध में अपन ने किसकी मिलावट कर दी, गाय के दूध की, तो बेस के दूध में गाय के दूध की मिलावट का पता करने के लिए अपन कौन सा परीक्षण करते हैं भाई, हंसा परीक्षण। कौन सा परीक्षण करते हैं, हंसा परीक्षण। क्लियर बात। नाइट्रेट परीक्षण है, अगर दूध में वर्षा जल मिला हुआ है तो उसके लिए कौन सा परीक्षण करेंगे अपन, नाइट्रेट परीक्षण। अगर दूध में स्टार्च का पता करना है तो कौन सा, आयोडीन परीक्षण। अगर बेस के दूध में गाय का दूध मिला हुआ है तो कौन सा परीक्षण, हंसा परीक्षण। आगे बात करते हैं अपन दुग्ध में अम्लता। दुग्ध में अम्लता, अब ध्यान रखना जो दुग्ध में अम्लता वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है स्वाभाविक अम्लता और एक होती है प्राकृतिक अम्लता। एक तो क्या होगी भाई, स्वाभाविक अम्लता, और एक क्या होगी, विकसित अम्लता। स्वाभाविक को अपन क्या बोल सकते हैं, प्राकृतिक, और एक कौन सी होती है, विकसित अम्लता। अब देखिए जो स्वाभाविक अम्लता है वो तो दूध में खुद प्राकृतिक के कारण होगी, लेकिन विकसित अम्लता की बात करें, जैसे ही अपन दूध को खुले स्थान में रखते हैं तो खुले स्थान में रखने के बाद दूध में क्या हो जाती है, अम्लता बढ़ जाती है। यानी जैसे ही वायुमंडलीय गैसें उस दूध के अंदर प्रवेश करेगी उसकी अम्लता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आप सभी ने ये चीज एक चीज नोट की होगी कि अगर अपन दूध को कुछ समय के लिए, घंटे 2 घंटे के लिए अगर खुले स्थान में रखते तो दूध का जो स्वाद है वो क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है। और वो खट्टा किसके कारण हो रहा है भाई, विकसित अम्लता के कारण। ध्यान रखना दूध में जो विकसित अम्लता वो कितनी होती है, 0.12 से 0.18। कितनी होती है भाई, 0.12 से 0.18। कौन सी अम्लता भाई, विकसित अम्लता। कौन सी अम्लता, विकसित अम्लता। ध्यान रखना है। आगे बात करें अपने दूध के भौतिक गुण। अगला टॉपिक क्या अपना, दूध के भौतिक गुण। चलो दूध के भौतिक गुणों में सबसे पहले अपने बात करेंगे आपेक्षिक घनत्व। इसकी बात करें भाई, आपेक्षिक घनत्व की। तो ध्यान रखना दूध का जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो कितना होता है, 1.28 से 1.32। कितना होता है भाई, 1.28 से 1.028 से 1.032। ध्यान रखना है 1.028 वो कौन से पशु के दूध का अपेक्षित घनत्व है, गाय पशु के। और 1.032 है वो कौन से पशु का होता है भाई, भैंस का। किसका होता है, भैंस का। तो अपने को ध्यान रखना है कि जो अपेक्षित घनत्व वो दूध का सामान्यतः कितना होता है, 1.028 से 1.032। अगले गुण की बात करें, अगला जो भौतिक गुण है वो है उबाल बिंदु, यानी किसी तापमान पर दूध पूर्णतया उबाल ले लेते हैं, यानी गर्म हो जाता है। तो ध्यान रखना उबाल बिंदु कितना होता है दूध का, 100.17 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है भाई, 100.17 डिग्री सेल्सियस। बात करें अगले भौतिक गुण की, हिमांक बिंदु। हिमांक बिंदु की बात करें तो दूध का जो हिमांक बिंदु था वो कितना होता है, -0.56। कितना होता है भाई, -0.56।
वही बात करें अपने पीएच की कि जो दुग्ध है सामान्यतः दुग्ध का पीएच मान कितना होता है, तो ध्यान रखना सामान्यतः दुग्ध का पीएच मान कितना होता है 6.4 से 6.7। कितना होता है भाई 6.4 से 6.7। तो ये सारे क्या हैं दूध के भौतिक गुण। अब आगे अपन देखेंगे दुग्ध का संगठन, इसकी बात करेंगे अपन दुग्ध के संगठन की। बात करें कंपोजिशन ऑफ मिल्क दूध के संगठन की, तो इसमें अपन टेबल फॉर्म की बात करेंगे कि कौन से पशु के दूध में कितना प्रतिशत पानी पाया जाएगा, कितना प्रतिशत वसा पाई जाएगी, कितनी प्रोटीन पाई जाएगी, कितना दुग्धम पाया जाएगा और कितना एसएनएफ पाया जाएगा। टेबल बनाते अपन दूध का संगठन। यहां पे बात करते अपन किसकी, पशु, ठीक है। पानी, वसा, प्रोटीन, लैक्टोज और लास्ट में क्या हो जाएगा एसएनएफ। चलो पहले पशु की बात करते हैं गाय। तो गाय के दूध में जो पानी होता है वो कितना होता है भाई 86.6%। कितना होता है 86.6%। अगले पशु की बात करते हैं भैंस। भैंस के दूध में पानी कितना होता है 82.7%। कितना होता है भाई 82.7%। भेड़ के दूध की बात करें तो भेड़ के दूध में पानी कितना होगा 79%। बकरी के दूध की बात करें, बकरी के दूध में पानी कितना होता है 87.1%। कितना होता है भाई 87.1%। ध्यान रखना है क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्न में से किस पशु के दूध में सर्वाधिक पानी होता है, तो ध्यान रखना किसके में होता है बकरी के दूध में। कंपेरिजन बकरी के बाद में गाय, गाय के बाद में भैंस और भैंस के बाद में भेड़। वही अगर अपन ऊंटनी के दूध की बात करें, ऊंट भी आपके सिलेबस में, तो ऊंटनी के दूध में पानी होता है 80.61%। कितना होता है 80.61%। अब बात करते हैं अपना वसा की। तो वसा की बात करें, गाय के दूध में वसा होती है 3.7%। कितनी होती है भाई 3.7%। भैंस के दूध में वसा होती है 7.3%। उल्टा है दोनों का, ध्यान रखना है। गाय में 3.7 और भैंस में 7.3। भेड़ की बात करें तो भेड़ के दूध में वसा कितनी होगी 7.9%। कितनी होगी भाई 7.9%। बकरी के दूध की बात करें, बकरी के दूध में कितनी होगी वसा 4.2%। कितनी होगी 4.2%। और ऊंटनी के दूध में कितनी वसा होगी 5.3%। कितनी होगी भाई 5.3%। प्रोटीन की बात करें, गाय के दूध में प्रोटीन कितना होता है 3.58%। भैंस के दूध की प्रोटीन की बात करें 3.60%। वही बात करें भेड़ के दूध के प्रोटीन की बात करें तो 5.2%। बकरी के दूध की प्रोटीन की बात करें तो 3.52%। वही बात करें ऊंटनी के दूध की, तो ऊंटनी के दूध में प्रोटीन कितनी होती है 2.9%। ध्यान रखना है यहाँ पे, ये अभी जो अपन बात कर रहे हैं इस टेबल फॉर्म की कंपोजिशन ऑफ मिल्क की, इसमें आपको कंपेयर करना है किसके दूध में कितना पानी है, किसके दूध में कितनी वसा है, किसके दूध में कितना प्रोटीन है। अब बात करते हैं अपन दुग्धम यानी लैक्टोज की। तो ध्यान रखना गाय के दूध में कितना होता है 4.96%। कितना होता है भाई 4.96%। अगर भैंस के दूध की बात करें कितना होगा 5.4%। भेड़ के दूध में कितना होगा 4.8%। बकरी के दूध में कितना होगा 4.2%। कितना होगा भाई 4.2%। और ऊंटनी के दूध में कितना होता है 3.2%। कितना होता है 3.2%। अब बात करते हैं अपन एसएनएफ की। गाय के दूध का जो एसएनएफ होता है वो कितना होता है 8.5%। भैंस के दूध का जो एसएनएफ होगा वो कितना होगा 9.0%। भेड़ के दूध का जो एसएनएफ होता है वो कितना होता है 9.3%। बकरी के दूध का जो एसएनएफ होता है वो कितना होता है 8.7%। और ऊंटनी के दूध का एसएनएफ कितना होता है 7.0%। एक बार आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कंपैरिजन करना है। यहाँ से इस टेबल फॉर्म से हल्का सा क्वेश्चन को घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपको कंपैरिजन पता है कि किसके दूध में कितना पानी है, वसा है, प्रोटीन है, लैक्टोज या एसएनएफ है, तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा।
चलो आगे बात करते हैं अपन दुग्ध श्रेणी। दुग्ध श्रेणी, दुग्ध श्रेणी, दुग्ध श्रेणी में बात करेंगे सबसे पहले अपन टोंड दूध की। किसकी बात करेंगे भाई? टोंड दूध की। इसमें देखेंगे अपन वसा और एसएनएफ। क्या देखेंगे भाई? वसा और एसएनएफ। श्रेणी में एक तो टोंड, एक डबल टोंड और एक सेपरेट दूध। सेपरेट दूध, क्लियर बात? सेपरेटा। चलो टोंड की अगर वसा की बात करें तो ध्यान रखना जो टोंड दूध है उसमें वसा कितनी होती है? 3.0%। और एसएनएफ कितना होता है भाई? 8.5%। कितना होता है? 8.5%। ध्यान रखना है डबल टोंड वसा क्या हो जाएगी डबल टोंड में? आधी। किसकी? टोंड की। और प्रोटीन की ये एसएनएफ कितना हो जाएगा? 9.0%। कितना हो जाएगा भाई? 9.0%। वही अगर सेपरेटा दूध की बात करें, मोस्ट कर लेना है, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। सेपरेटा दूध में वसा कितनी होती है? 0.1 से 0.5%। और एसएनएफ है वो कितना हो जाएगा भाई इसका? 9.0%। कितना हो जाएगा? 9.0%। अगर वही बात करें अपने स्किम्ड मिल्क की, एक और श्रेणी है स्किम्ड दूध। तो ध्यान रखना जो स्किम्ड दूध है इसमें वसा कितनी होती है? 0.5% से कम। और इसका जो एसएनएफ होता है वो कितना होता है भाई? 8.7%। कितना होता है? 8.7%। ध्यान रखना श्रेणियों में टोंड दूध 3% वसा, डबल टोंड 1.5% वसा, सेपरेटा दूध 0.1 से 0.5% वसा और स्किम्ड दूध मतलब 0.5% से कम वसा। ये तो बात हो गई अपने दूध के संगठन की श्रेणियों की। अब बात करते हैं अपने दुग्ध दोहने की विधियां। दुग्ध दोहन की विधियां। दुग्ध दोहन की विधियां मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक तो हाथ द्वारा और दूसरी किसके द्वारा हो जाएगी? मशीन द्वारा। ध्यान रखना मशीन द्वारा तो केवल बड़े जो डेयरी फार्म है वहां पे अपना काम में लेते हैं। मुख्यतः ग्रामीण इलाकों में कौन सी विधि काम में ली जाती है? हाथ विधि। अब हाथ विधि भी है वो मुख्यतः 3 प्रकार की है, कैटेगरी करते हैं। पहली विधि की बात करें तो इसमें है नकलिंग विधि, जिसको अपन क्या बोलते हैं? अंगूठा विधि। नकलिंग विधि जिसे अपन और क्या बोलते हैं? अंगूठा विधि। ध्यान रखना ये जो नकलिंग या जो अंगूठा विधि है वो क्या है? सबसे खराब विधि, दोषपूर्ण विधि। क्योंकि इस विधि में क्या होता है कि जो पशु के जो अयन है उन अयन में क्या बन जाती है? गांठें बन जाती है। यानी तो सबसे खराब विधि कौन सी है भाई? नकलिंग विधि। उसके बाद में बात करें दूसरी चुटकी विधि, जिसको अपन क्या बोलते हैं? स्ट्रिपिंग विधि। चुटकी विधि या स्ट्रिपिंग विधि। ध्यान रखना है ये विधि केवल छोटे तन वाले पशु, छोटे थन वाले, यानी छोटे थन वाले कौन से? मुख्यतया भेड़ में, भेड़ के दुग्ध दोहन के लिए या प्रथम ब्यात का कोई पशु है तो उनमें दुग्ध दोहन के लिए कौन सी विधि काम में लेते हैं? अपने चुटकी विधि। सबसे सर्वोत्तम विधि है वो कौन सी है भाई? पूर्ण हस्त विधि, फुल हैंड मेथड। ध्यान रखना सबसे सर्वोत्तम और सबसे उत्तम यानी सबसे अच्छी दुग्ध दोहन की विधि कौन सी हो जाएगी? पूर्ण हस्त विधि। कौन सी हो जाएगी? पूर्ण हस्त विधि। ध्यान रखना क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि दुग्ध दोहन की सबसे उत्तम विधि तो कौन सी हो जाएगी भाई? पूर्ण हस्त विधि। आगे बात करते हैं दुग्ध संसाधन यानी मिल्क की प्रोसेसिंग का। दुग्ध संसाधन, मिल्क प्रोसेसिंग। दुग्ध संसाधन की बात करें तो सबसे पहले अपन दुग्ध को प्रोसेसिंग करने के लिए, पाश्चुराइजेशन करने के लिए कौन सी विधि काम में लेंगे? पाश्चुरीकरण विधि। कौन सी विधि लेंगे? पाश्चुरीकरण विधि। ध्यान रखना इस पाश्चुरीकरण विधि है ये भी कितने प्रकार की होती है भाई? 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। पहली देखिए अपन LT, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। ध्यान रखना इस LT मेथड को और क्या बोलते हैं? धारण विधि। क्या बोलते हैं भाई? धारण विधि।
इस विधि का टेम्परेचर ध्यान रखना है, इसमें कितना तापमान रखेंगे अपन 62.8 डिग्री सेल्सियस, और कितने समय के लिए भाई 30 मिनट के लिए। कितने समय के लिए? 30 मिनट के लिए। समझ गए बात को? लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। क्लियर बात? अगली विधि की बात करें, दुग्ध संसाधन की जो अगली विधि है वो है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, यानी दूसरी विधि क्या कौन सी हो जाएगी? HTST, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम विधि। और ध्यान रखना इसे अपन क्या बोलते हैं? सतत विधि। क्या बोलते हैं भाई? सतत विधि। इसमें जो फिक्स तापमान रखा जाता है वो कितना रखा जाता है? 71.7 डिग्री सेल्सियस। एप्रोक्स अपन कितना बोल सकते हैं भाई? 72 डिग्री सेल्सियस। और इसमें जो समय है वो कितना रखते हैं अपन? 15 सेकंड। कितना समय रखते हैं अपन? 15 सेकंड। इसके अलावा तीसरी विधि है पास्चुरीकरण की, UHT। कौन सी है? UHT, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर UHT विधि। ध्यान रखना इस विधि में तापमान कितना रखते हैं अपन? 148 डिग्री सेल्सियस, और समय कितना हो जाएगा भाई? 1 से 5 सेकंड। तो ध्यान रखना दूध को संसाधन करने की, प्रोसेसिंग करने की 3 विधियों की बात की। पास्चुरीकरण की LTALT, तापमान याद रखना है। HTST, तापमान और समय याद रखना है। UHT, इसका भी तापमान और समय याद रखना है। ध्यान रखना है UHT में जब दूध को इतने तापमान पे अपन इतने समय के लिए गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्या किया जाता है भाई? ठंडा किया जाता है। क्या किया जाता है? ठंडा किया जाता है। वही बात करें, दूसरी विधि पास्चुरीकरण हो गई पहली विधि। तो दूसरी विधि की बात करें तो पास्चुरीकरण के बाद में आ जाएगा निर्जमीकरण। अगली विधि कौन सी हो जाएगी? निर्जमीकरण। और ध्यान रखना निर्जमीकरण में कितना तापमान रखते हैं अपने? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना रखते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस। कितने समय के लिए? 30 मिनट के लिए। कितने समय के लिए रखेंगे भाई? 30 मिनट के लिए। चलो आगे बात करते हैं अपन दुग्ध की गुणवत्ता हेतु परीक्षण। अगला टॉपिक क्या होगा अपना? दुग्ध की गुणवत्ता हेतु परीक्षण। बात करें अगर अपन दुग्ध की गुणवत्ता हेतु परीक्षण की, तो ध्यान रखना है कि दुग्ध की गुणवत्ता हेतु विभिन्न प्रकार के अपन अलग अलग परीक्षण करेंगे। तो उन अलग अलग परीक्षणों में सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं दूध की गुणवत्ता में पहला परीक्षण होगा ज्ञानेंद्रियों द्वारा। ठीक है, ज्ञानेंद्रिय में जाएगी अपने नाक कान द्वारा। ठीक है, दूसरा होता है COB टेस्ट। गुणवत्ता तो कौन सा टेस्ट करेंगे अपन? COB टेस्ट, क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट। क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट। और ध्यान रखना ये जो COB टेस्ट है वो दूध में किसका पता करने के लिए करते हैं अपने? कीस की मात्रा का पता करने के लिए। अगले गुणवत्ता की बात करें, अगला परीक्षण है कि वसा परीक्षण। वसा परीक्षण। और ध्यान रखना दूध में वसा की मात्रा ज्ञात करने के लिए कौन से यंत्र को अपन काम में लेते हैं? ब्यूटाइरोमीटर को। किसको लेते हैं भाई? ब्यूटाइरोमीटर को। और कौन सी विधि से परीक्षण करते हैं? अरे यंत्र पूछे तो ब्यूटाइरोमीटर, और विधि पूछे तो गर्बर विधि। कौन सी विधि भाई? गर्बर विधि। ध्यान रखना है कि जो ब्यूटाइरोमीटर होता है, इस ब्यूटाइरोमीटर में क्वेश्चन पूछा हुआ है 10.75 ml अपन क्या भरते हैं भाई? दूध। क्या भरते हैं? दूध। और 10 ml क्या डालते हैं इसमें? H2SO4। क्या डालते हैं? H2SO4। अगर वही गर्बर विधि की बात करें तो गर्बर विधि में जो गर्बर मशीन है उसका जो 1 मिनट में जो दूध को जो घुमाने का टाइम है वो कितना है? 1100 RPM। RPM का मतलब होता है राउंड पर मिनट। RPM का मतलब क्या होता है? राउंड पर मिनट। ये अपने जो प्रोसेस है गर्बर विधि में वो कितने समय के लिए करेंगे? 5 मिनट के लिए। यानी 5 मिनट के लिए दूध को 1100 राउंड पर मिनट की गति पे क्या करेंगे? अपने घुमाएंगे। तो उससे किसका परीक्षण होगा भाई? वसा का परीक्षण। किसका परीक्षण होगा? वसा का परीक्षण। अगले परीक्षण की बात करें, आपेक्षित घनत्व। और दूध में आपेक्षित घनत्व का परीक्षण करने के लिए
अपन कौन से यंत्र का काम में लेते हैं भाई? लेक्टोमीटर यंत्र को। कौन से मीटर को? लेक्टोमीटर को। मोस्ट कर लेना। वसा परीक्षण के लिए ब्यूटायरोमीटर और अपेक्षित घनत्व के लिए लेक्टोमीटर। और ध्यान रखना, अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए इस लेक्टोमीटर में दूध की कितनी मात्रा लेते हैं अपने? 10.25 ml। वही वसा परीक्षण के लिए अपने कितनी ले रहे थे? 10.75। और अपेक्षित घनत्व के लिए कितनी लेंगे अपने? 10.25 ml। क्लियर बात? ध्यान रखना, यहीं पे दूध का अपने अपेक्षित घनत्व देखा था 1.028 से 1.032। लेकिन अगर सेपरेटा दूध का पूछ ले तो सेपरेटा दूध का जो अपेक्षित घनत्व होता है वो कितना होता है भाई? 1.038। कितना होता है? 1.038। आगे बात करें अम्लीयता परीक्षण। तो अम्लीयता परीक्षण में अपने देखा था कि मुख्यतया दूध में कितनी अम्लीयता होती है? 0.14 से 0.18%। कितनी होती है भाई? 0.14 से 0.18%। लेकिन अम्लीयता परीक्षण के लिए अम्लीयता परीक्षण यानी दूध में अम्लता ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला ज्ञात किया जाता है वो कौन सा है? N/9 × NaOH। कौन सा फॉर्मूला होगा भाई? N/9 × NaOH। यह आपके इतना ज्यादा लेवल से नहीं पूछता है, तो ध्यान रखना है। अपने दूध की गुणवत्ता के परीक्षण में अपन ने बात की थी, एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। COB टेस्ट, पहला तो अपने ज्ञानेंद्रियों की बात की थी, नॉर्मल है। COB टेस्ट, क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट, वो किसके लिए करते हैं? अपने कीस की मात्रा ज्ञात करने के लिए। वसा परीक्षण के लिए कौन सा मीटर? ब्यूटायरोमीटर। अगर विधि की बात करें तो गर्बर विधि। वही बात करें अपन अपेक्षित घनत्व की, अपेक्षित घनत्व के लिए कौन सा मीटर? लैक्टोमीटर। सेपरेटा दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 1.038। अम्लीयता परीक्षण के लिए अपन कौन सा फॉर्मूला यूज में लेंगे भाई? N/9 × NaOH। कौन सा फॉर्मूला लेंगे अपन काम में? N/9 × NaOH। अब बात करते हैं अपन, दुग्ध अपना कंप्लीट है। अब बात करते हैं इसी लेक्चर में अपन किसकी? कीस, कोलेस्ट्रॉल। इसकी बात करें अपन कीस या कोलेस्ट्रॉल की। देखिए, जैसे अपने दुग्ध की परिभाषा की बात की थी, वैसे अपन किसकी परिभाषा की बात करेंगे? कीस की बात करेंगे। तो कीस कहते किसे हैं? कि वत्स जनन के, समझ रहे हो बात को? यानी जब बच्चा पैदा हो रहा है उसके तुरंत बाद से लेकर 5 दिन की अवधि तक जो थनों से एक पीले, गाढ़े पीले रंग का जो स्त्रावण निकलता है उसे अपन क्या बोलते हैं? कीस या कोलेस्ट्रॉल। क्या बोलते हैं भाई? कीस या कोलेस्ट्रॉल। ध्यान रखना, दूध या कीस की बात करें तो दूध या कीस में से, दोनों में से जो सबसे ज्यादा वसा होती है वो किस में पाई जाती है भाई? कीस में पाई जाती है। और ध्यान रखना, अपन जो नवजात शिशु को जो अपन जो कीस पिला रहे हैं, नवजात शिशु को जो अपन कीस पिलाते हैं वो कितना पिलाते हैं? उस नवजात शिशु के भार का 1/10वां भाग। कितना पिलाते हैं भाई अपन? जो नवजात शिशु है उसका जितना भार है उस भार का कितना पिलाते हैं अपन? 1/10वां भाग। मोस्ट कर लेना, एग्जाम में बार बार पूछता है कि कीस की कितनी मात्रा दी जाती है। तो ध्यान रखना, कीस की कितनी मात्रा देते हैं अपने? नवजात शिशु के भार का 1/10वां भाग। आगे बात करें कीस के संगठन की। किसकी बात करते हैं अपने? कीस के संगठन की। कीस के संगठन की बात करें चलो, कीस के संगठन में अपन टेबल बनाते हैं। एक तो है अवयव, और 2 पशुओं का कीस देखेंगे अपने, एक तो गाय और एक भैंस। चलो, अवयव की बात करें तो सबसे पहला अवयव है अपना कुल ठोस पदार्थ। कुल ठोस पदार्थ, तो गाय का जो कीस होता है उसमें कुल ठोस पदार्थ कितना होता है भाई? 75.2%। और भैंस में जो भैंस का जो कीस होता है उसमें कुल ठोस पदार्थ कितना होता है? 17.9%। कितना होता है? 17.9%। वही बात करें अपने कुल प्रोटीन की, कुल प्रोटीन की, तो ध्यान रखना है, सॉरी ये तो बात किसकी हो गई? अवयव में अपन दोबारा देखते हैं,
ये जो 75.2% और 17.9%, ये तो क्या है कि इसमें जल की मात्रा, किसकी मात्रा है भाई, जल की मात्रा। उसके बाद में देखते हैं अपन कुल ठोस पदार्थ, कुल ठोस पदार्थ। तो ध्यान रखना है कितना पाया जाएगा कुल ठोस पदार्थ। गाय के दूध में तो होता है 24.7%, कितना होता है 24.7%। और भैंस के दूध में कुल ठोस पदार्थ कितना, भैंस के कीस में कुल ठोस पदार्थ कितना होता है 29.1%, कितना होता है भाई 29.1%। वही बात करें अपने कुल प्रोटीन की, कुल प्रोटीन की, तो ध्यान रखना गाय के कीस में प्रोटीन है वो कितनी होती है 16.4, और भैंस के दूध, भैंस के कीस में प्रोटीन कितनी होती है 21.6%, कितनी होती है भाई 21.6%। वही बात करें अपने लैक्टोज की, जो गाय का कीस होता है उसमें लैक्टोज होता है 2.1%, और भैंस के कीस में लैक्टोज कितना होता है 2.3%, कितना होता है भाई 2.3%। वसा का ध्यान रखना है, ध्यान रखना गाय का जो कीस होता है उसमें वसा अधिक होती है, किसकी अपेक्षा, भैंस के कीस की अपेक्षा। यानी गाय के कीस में कितनी वसा होगी 5.1%, और भैंस के कीस में कितनी वसा होती है भाई 4.1%, कितनी होती है 4.1%। तो यहाँ पे अपने को कंपैरिजन याद रखना है। वही अगर अपने बात करें कीस के अपेक्षित घनत्व की, ये तो गाय और भैंस का कंपैरिजन हो गया। अब कीस के अपन सामान्य संगठन की बात करें कि कीस का जो अपेक्षित घनत्व होता है वो कितना होता है भाई 1.04 से 1.08, कितना होता है 1.04 से 1.08। ध्यान रखना है कीस में अम्लीयता कितनी होती है 0.2 से 0.4, कितनी अम्लीयता होती है 0.2 से 0.4। अगर बात करें अपने कीस में वसा की, तो ध्यान रखना कीस में वसा मुख्यतः कितनी होती है 5.8%, कितनी होती है भाई 5.8%, और प्रोटीन कितनी होती है 17.5%। अपने को याद रखना है अपेक्षित घनत्व, यानी जो क्वेश्चन आपके पूछता है वो पूछता है अपेक्षित घनत्व का कि कीस का अपेक्षित घनत्व कितना होता है। तो ध्यान रखना कितना होता है भाई 1.04 से 1.08। वही दूध का कितना था 1.028 से 1.032, और सेपरेट दूध का कितना था 1.038। तो ये तो बात हुई अपने दूध और कीस की। अब बात करेंगे अपने दही, इसकी बात करेंगे भाई अपन अब दही की बात करते हैं। जिसको अपन क्या बोलते हैं कर्ड बोलते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं कर्ड बोलते हैं। देखिए परिभाषा की अपने को जरूरत नहीं है, अपने को इसमें से जो क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में ध्यान रखना है कि दूध से दही बनाने के लिए, दूध से दही बनाने के लिए दूध का तापमान कितना रखा जाता है, या क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाए कि दही बनाने के लिए या जामन लगाने के लिए दूध का कितना तापमान होना चाहिए। तो ध्यान रखना है दही बनाने के लिए जब अपन जामन डाल रहे हैं तो जामन लगाने के लिए उस दूध का तापमान उस समय कितना होना चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस, कितना होना चाहिए भाई 21 डिग्री सेल्सियस। और ध्यान रखना अगर जामन की मात्रा की बात करें, जामन की मात्रा की, तो जामन की मात्रा कितनी लेते हैं अपने 1 से 3%, कितनी लेते हैं भाई 1 से 3%। दूध से दही बनने में कितना समय लगता है, तो ध्यान रखना कितना समय लगता है 8 से 10 घंटे, कितना समय लगता है 8 से 10 घंटे। अपने को दो चीज याद रखनी है कि कितने तापमान पे अपन जामन लगाएंगे, यानी दूध का तापमान कितना हो जाएगा। अरे ये जो तापमान है वो गर्म करने का नहीं है, जैसे मान लीजिए अपन ने दूध को गर्म किया 100.17 डिग्री सेल्सियस पे, ये उबाल बिंदु था, उसके बाद में दूध को ठंडा करना है, और जब दूध का तापमान कितना हो जाए 21 डिग्री सेल्सियस, तब उसमें अपन क्या डाल देंगे जामन डाल देंगे। ध्यान रखना है कि दही में जो अम्लता होती है, दही में अम्लता वो कितनी होती है 0.75 से 0.95%, कितनी अम्लता होती है भाई 0.75 से 0.95%। इस बात का आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। दही के बारे में 21 डिग्री सेल्सियस पे तापमान पे जामन लगाएंगे, जामन की मात्रा कितनी होगी 1 से 3%।
सभी जानते हैं कि सर्दियों में अपन जामुन ज्यादा लेते हैं, यानी सर्दियों के लिए कितना हो जाएगा 3%, और गर्मियों के लिए कितना हो जाएगा 1%। वही ध्यान रखना, दही के अंदर जो अच्छी गंध आती है वो गंध किसके कारण आती है भाई, डाई एसिटाइल के कारण। किसके कारण आती है, डाई एसिटाइल के कारण। चलो अगले टॉपिक की बात करते हैं। दही के बाद में आता है आपका घी। घी में ध्यान रखना, घी में प्रोटीन, ये विटामिन पूछे तो कौन सी विटामिन पाई जाती है, विटामिन ए। इसमें से जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछता है वो क्वेश्चन ये पूछता है कि इसमें स्वतंत्र वसा, एक तो होती है घी में वसा, और एक कौन सी वसा होती है भाई, स्वतंत्र वसा। तो घी में स्वतंत्र वसा कितनी होती है, तो ध्यान रखना घी में स्वतंत्र वसा कितनी होती है 0.5%, और सामान्य वसा कितनी होती है भाई 99%। कितनी होती है 99%। इसका आपेक्षित घनत्व ध्यान रखना है, तो घी का जो आपेक्षित घनत्व है वो कितना होता है 0.93%। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के ये पूछ ले कि वसा का अपेक्षित घनत्व, अरे घी क्या एक तरीके से वसा ही है, क्योंकि वसा की मात्रा कितनी है 99%। समझ रहे हो बात को। तो घी में घी का अपेक्षित घनत्व पूछे या वसा का अपेक्षित घनत्व पूछे, अपने को आंसर क्या होना चाहिए 0.93%। कितना होना चाहिए भाई 0.93%। तो ये घी के बारे में अपने को डिटेल पता रखनी है। आगे बात करें अपने पनीर। आगे किसकी बात करेंगे, पनीर की। ध्यान रखना कि ये जो पनीर है वो किससे बनाया जाता है, या तो बनाया जाएगा पूर्ण दूध। पूर्ण दूध का मतलब क्या होता है, जिसमें से अपन वसा बाहर नहीं निकालते, यानी जैसे अपन ने पशु से दुग्ध दोहन किया तो उसे अपन क्या बोलेंगे पूर्ण दूध। लेकिन अगर उससे अपन जैसे डेयरी वगैरह की जो दूध की जो थैलियां वगैरह आती है पैकिंग के अंदर, उनमें से क्या निकाल लेते हैं अपन वसा निकाल लेते हैं, तो उसे अपन क्या बोलेंगे अपूर्ण दूध। तो ध्यान रखना पूर्ण दूध का मतलब जो बिल्कुल ताजा दूध है वही सेपरेटा दूध। हाँ, तो ध्यान रखना पनीर बनाने के लिए अपन पूर्ण दूध और सेपरेटा दूध दोनों का ही अपन क्या करते हैं उपयोग करते हैं। वही ध्यान रखना है भाई, पनीर बनाने के लिए कौन से पशु का दूध सबसे अच्छा रहता है, तो ध्यान रखना कौन से पशु का रहेगा भाई, गाय का दूध। गाय का दूध, यानी सबसे अच्छा पनीर कौन से पशु के दूध का बनेगा, गाय के दूध का। और ध्यान रखना अगर वही बात करें छेना की, तो छेना भी किसके दूध का बनता है, गाय के दूध का। क्लियर बात। तो पनीर के बारे में अपने ज्यादा इतना सिलेबस में नहीं पूछता है। आपके जो डेयरी साइंस है उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है दूध का संगठन और कीस का संगठन। वही ध्यान रखना है अपने को कि जो दही है उस दही में अम्लता प्रतिशत। चलो आगे बात करते हैं अपने क्रीम। आगे बात करते हैं अपने किसकी, क्रीम की बात करते हैं। चलो क्रीम की बात है, तो क्रीम क्या है कि जिसमें वह दुग्ध का वह उत्पाद जिसमें वसा की मात्रा कितनी हो गई 18 से 60%, उसे अपन क्या बोलेंगे, क्रीम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रीम बोलेंगे। अब ध्यान रखना क्रीम के प्रकार की बात करें तो क्रीम भी मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहली बात करें अपन पतली क्रीम, जिसे अपन क्या बोलते हैं भाई, टेबल क्रीम। क्या बोलते हैं, पतली क्रीम या टेबल क्रीम। दूसरे प्रकार की बात करें तो दूसरा प्रकार है मध्यम क्रीम, या जिसे अपन क्या बोलते हैं, व्हिपिंग क्रीम। क्या बोलते हैं भाई, व्हिपिंग क्रीम। तीसरे प्रकार की बात करें, तीसरा प्रकार है प्लास्टिक क्रीम, या जिसे अपन क्या बोलते हैं, गाड़ी क्रीम। अब देखिए इनका जो ये प्रकार बताया गया, जो इनको क्रीम को अपन ने जो विभाजन किया गया, ये विभाजन किसके आधार पे, वसा की मात्रा के आधार पे। किसके आधार पे, वसा की मात्रा के आधार पे। यानी जिस क्रीम में कितनी वसा होगी 18 से 25%, उसे अपन क्या बोलेंगे भाई, पतली या टेबल क्रीम। जिस क्रीम में वसा की मात्रा कितनी हो गई 25 से 45%, उसे अपन क्या बोलेंगे, मध्यम या व्हिपिंग क्रीम। और जिस क्रीम में वसा की मात्रा 45 से 60% के मध्य होगी, उसे अपन क्या बोलेंगे, प्लास्टिक या गाड़ी क्रीम। क्या बोलेंगे भाई, प्लास्टिक या गाड़ी क्रीम। और ध्यान रखना क्रीम निकालने का जो सबसे अच्छा यंत्र है वो क्या है, अपकेंद्रीय बल
विधि से, यानी कौन सी विधि से अपन सबसे अच्छी क्रीम निकालते हैं? अपकेंद्रीय बल विधि से। किससे निकालते हैं भाई अपन? अपकेंद्रीय बल विधि से। तो ये तो बात हो गई कि अपन दुग्ध से कौन कौन से उत्पाद बनाते हैं। अब अगला टॉपिक है कि दूध से जो अपन उत्पाद बना रहे हैं तो उनमें कहीं ना कहीं जो दुग्धशाला में जो बर्तन है या जो यंत्र है तो उनकी सफाई करने के लिए अपन कौन कौन से रसायन काम में लेते हैं। चलो, टॉपिक है दुग्ध बर्तनों की सफाई। दुग्ध बर्तनों की सफाई। अगर बात करें दुग्ध बर्तनों की सफाई, यहां से आपके ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। इसमें से ध्यान रखना है कि दुग्ध बर्तनों की सफाई के लिए हमेशा अपन कौन से शोधक काम में लेंगे? क्षारीय शोधक। कौन से काम शोधक काम में लेंगे भाई? क्षारीय शोधक अपन क्या लेते हैं? उपयोग में लेते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें, सबसे ज्यादा क्या काम में लिया जाता है डेयरी के बर्तनों को धोने के लिए? कास्टिक सोडा। क्या लेते हैं भाई अपने? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा। और ध्यान रखना, इस कास्टिक सोडे की कितनी मात्रा लेते हैं काम में? 1 से 2% मात्रा। कितनी मात्रा लेते हैं भाई? 1 से 2% मात्रा। अगर कास्टिक सोडा नहीं है तो सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी अपन क्या लेते हैं? दुग्धशाला में बर्तनों की सफाई हेतु काम में लेते हैं। वही ध्यान रखना है कि अगर अम्लीय शोधक है, यानी अगर बर्तनों की सतह पे दुग्ध जमा हुआ है तो अम्लीय शोधक के रूप में अपन कौन से अम्ल का काम में लेते हैं? एक तो साइट्रिक अम्ल और एक टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल काम में लेते हैं भाई? साइट्रिक अम्ल और टार्ट्रिक अम्ल। आपके जेट लेवल में नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है कि दुग्धशाला में बर्तनों की सफाई हेतु निम्न में से किस प्रकार के शोधक काम में लिए जाते हैं? तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? क्षारीय शोधक। अपना आंसर क्या हो जाएगा भाई? क्षारीय शोधक। इस प्रकार से दोस्तों अपनी जो दुग्ध विज्ञान है वो कंप्लीट है और आई होप आपको समझ में आई होगी। ये कंफर्म है कि यहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो ध्यानपूर्वक आपको लेक्चर को देखना है। धन्यवाद।